गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, जिसमें मैंने 3 प्रकार आपको बताए। एक दृश्य, श्रव्य और दृश्यश्रव्य। श्रव्य से तात्पर्य जिन्हें केवल सुना जा सके, दृश्य से तात्पर्य जिन्हें केवल देखा जा सके, और दृश्यश्रव्य से तात्पर्य है जिन्हें देखा भी जा सके और उन्हें सुने भी जा सके। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो ऑडियो विजुअल एड होती है, दृश्यश्रव्य सहायक सामग्री होती है, क्योंकि उसके माध्यम से बालक अधिक सीखते हैं। उससे न केवल सीखते हैं बल्कि मनोरंजनात्मक स्थिति में बालक और ज़्यादा लर्न करते हैं, जिससे उनका कल्पना का क्षेत्र, उनका तर्क करने का क्षेत्र, उनका विचार करने का क्षेत्र आदि सब विकसित होते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें पहला है तकनीकी की पूरी जानकारी। जो भी शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त कर रहा है उसे प्रयोग की समस्त टेक्निक आनी चाहिए, चाहे वो ऑडियो कर रहा है, चाहे वीडियो कर रहा है या विजुअल कर रहा है। उसको इसलिए आना चाहिए ताकि कक्ष में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं हो। बिजली की भी संपूर्ण जानकारी उसे होना चाहिए, कहाँ से ऑन ऑफ होती है। नेट की भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से हम नेट के माध्यम से बालकों को कुछ बता सकते हैं। जो भी उपकरण वो काम में ले रहे हैं उन सारे उपकरणों की जानकारी उसको होनी चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के नजदीक रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए नजदीक? क्योंकि किसी भी प्रकार के व्यवधान होने पर प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी को आसानी से सचेत कर सकता है, आसानी से उसे इंगित कर सकता है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से प्रेजेंट करिए। तो उसमें और ज़्यादा क्षमताएं बालक में विकसित हो जाएंगी। उसके प्रेजेंटेशन में जो सहायक सामग्री वो काम में ले रहा है उसमें कुछ दिक्कतें आई, वो दिक्कत अगली बार उसको नहीं आएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षक को सदैव प्रशिक्षणार्थियों के नज़दीक रहना चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ पर भी उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था कक्षा में नहीं फैले। नंबर अगला, उपकरणों के प्रयोग के समय बिजली, इन्वर्टर, या जनरेटर की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। यदि हम कक्ष में हमारे प्रशिक्षणार्थी को इसका प्रयोग हम सिखा रहे हैं और उस दौरान बिजली चली जाती है तो हमें बीच में रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बिजली पर डिपेंड हैं। बगैर बिजली के उन उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते जिन उपकरणों के माध्यम से हम बालकों को पढ़ाना, प्रशिक्षणार्थी को सिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें इन्वर्टर अथवा जनरेटर भी विकल्प के रूप में रखना चाहिए। अगर इन्वर्टर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इनकी व्यवस्था बहुत जरूरी है। कक्ष में
प्लग, पावर प्लग, एक्सटेंशन, रोशनी हेतु बल्ब, आदि आवश्यक। हम बिजली के माध्यम से किसी उपकरण के द्वारा बल्बों को पढ़ाना सिखा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें प्लग और पावर प्लग और एक्सटेंशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ बिजली के तार की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि पावर प्लग दूर है, बिजली का एक्सटेंशन दूर है, तो उसको नज़दीक करने के लिए हमें तार खींच के लाना पड़ेगा, इसलिए तार की व्यवस्था भी हमारे पास होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो कक्ष में हम जो भी चीज़ प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे टीवी है तो टीवी की व्यवस्था भी हो, एलईडी काम में लेना चाहेंगे तो एलईडी की व्यवस्था भी हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर काम में लेंगे तो उसको भी आवश्यकता है। अर्थात सारे उपकरण हमारे कक्ष में, हमारे लेबोरेटरीज में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बिजली के माध्यम से या किन्हीं उपकरणों के माध्यम से प्रयुक्त नहीं कर रहे हैं, आप केवल चौक और टॉक के माध्यम से बालकों के सामने किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है रंगीन चौक, सफ़ेद चौक, लपेट फलक, डस्टर आदि। हमारे पास कोई सहायक सामग्री नहीं है और हम श्यामपट्ट के प्रयोग के माध्यम से बालकों को अपनी विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास रंगीन चौक होना चाहिए, सफ़ेद चौक होना चाहिए, लपेट फलक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है हमारे सरकारी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ जब बालक जाता है प्रशिक्षण के दौरान तो वो अपने लपेट फलक साथ लेके जाता है ताकि उन समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और महत्वपूर्ण चीज़ को सफ़ेद चौक से बताते समय रंगीन चौक से उसे अंडरलाइन कर दिया जाए अथवा किसी विशेष चीज़ को रंगीन चौक से इंगित कर दिया जाए, तो बालक समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह से ये चौक आदि भी हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कैंची वगैरह, पेपर की कटिंग के लिए या अन्य दूसरी चीज़ों के लिए, वो भी हमारे पास होने चाहिए। यदि वो हमारे पास नहीं है तो उसकी व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगला, कक्ष में फर्नीचर, जरूरी। जो भी हमारी प्रयोगशाला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की, उसमें फर्नीचर की बहुत आवश्यकता है ताकि विद्यार्थी और शिक्षक आसानी से उठने बैठने में किसी परेशानी का सामना नहीं करें और आसानी से वो बैठ सकते हैं। कुछ ऐसे टेबल्स भी होने चाहिए जिन पर हम जो सहायक सामग्री प्रक्षेपित कर रहे हैं उस सहायक सामग्री को हम आसानी से उसके ऊपर रख सकते हैं। कुछ छोटे होने चाहिए, कुछ बड़े होने चाहिए और आवश्यकता अनुसार हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। और प्रदर्शन, ध्वनि निरोधक, तकनीक पर आधारित हो। अर्थात हम जहाँ सामाजिक ज्ञान या सामाजिक विज्ञान का जो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है, उसमें बालकों को प्रयोग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शित करने का तरीका सिखा रहे हैं, उसके आसपास के जो कक्ष हैं उनमें हमारी आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरी क्लासों को वहाँ डिस्टरबेंस होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी उपकरण हम काम में ले रहे हैं वो कक्ष ध्वनि निरोधक तकनीक से बना हो ताकि किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सीसीटीवी
कैमरे लगे हों। विद्यालय में जितने भी कक्ष हैं सामान्यतः उन सब में आज युग की मांग है कैमरे होने चाहिए, ताकि हमारे मेल फीमेल बच्चों के साथ एक दूसरे से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कक्ष में क्रिएट नहीं हो, अनुशासनहीनता की समस्या पैदा नहीं हो, और मॉनिटरिंग करने वाले व्यक्ति को सारी कक्षाओं का पता रहे कि किस कक्षा में क्या हो रहा है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्रयोगशाला है उसमें सीसीटीवी बहुत ज़रूरी है। सीसीटीवी उसमें नहीं होंगे, डिश टीवी उसमें नहीं होगी, तो हम बालकों को कई चीज़ें प्रक्षेपित करके नहीं दिखा सकते। सीसीटीवी के माध्यम से तो हमें दो फायदे हैं। एक तो कक्ष के मॉनिटरिंग होगी, जो लेबोरेटरीज है उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, संस्था प्रधान को सब पता चलता रहेगा। दूसरा फायदा क्या होगा सीसीटीवी का, कि जो हम प्रक्षेपित कर रहे हैं उसका वीडियो बन जाएगा, और भविष्य में कभी भी हम उस चीज़ को रिपीट करना चाहें तो उस वीडियो को बालकों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। डिश टीवी का क्या फ़ायदा होगा, जो महत्वपूर्ण जो विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उन पर ऐसे आयोजन होते हैं जिनका सीधा प्रसारण हो, तो उनको हम टीवी के माध्यम से बालकों को दिखा सकते हैं। हमारे देश के समाजशास्त्रियों का, हमारे देश के राजनेताओं का, हमारे देश के चिंतकों का, साइकोलॉजिस्ट का, एजुकेशनिस्ट का जितने भी लेक्चर्स होते हैं उन सबको हम डिश टीवी के माध्यम से बालकों को दिखा सकते हैं। इस तरह से हमें विभिन्न उपकरणों के प्रयोग के समय इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है और इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो ध्यान देने के लिए ये जरूरी बातें आवश्यक हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए किन किन शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है वो मैंने आपको अभी तक बताया। अब बात करते हैं कि इसमें इस विषय में प्रयोगशाला की आवश्यकता क्या है और प्रयोगशाला कहते किसे हैं। प्रयोगशाला की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बैसले ने लिखा है, जिस कक्ष में सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक लिखित, दृश्य व श्रव्य सामग्री रखी होती है, अर्थात वह कक्ष जिसमें मुद्रित सामग्री रखी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रखे हैं, जिसमें मॉडल्स रखे हैं, जिसमें चार्ट्स आदि रखे हैं, उस कक्ष को सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला कहा गया है। अर्थात वह कक्ष जिसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, प्रयुक्त किए जाने वाले चार्ट्स, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं आदि चीज़ें रखी होती हैं, उसे हम सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला कहते हैं। बात आती है कि प्रयोगशाला का महत्व क्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला को क्यों लाए। यह कोई विज्ञान का विषय थोड़ी है जिसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये सही है कि ये विज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि ये विज्ञान के विषय से कम नहीं है। आज सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक सिद्धांतों को पालन करते हुए ही अध्ययन कराया जा रहा है, और ये आज इतना आवश्यक विषय हो गया है। जितने विज्ञान के विषय हैं उससे भी ज़्यादा आज सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण हम नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चों में सामाजिक संस्कार पैदा नहीं होंगे, हमारे बच्चों में भ्रातृत्व की भावना विकसित नहीं होगी। विज्ञान के विषय ऐसे विषय हैं जो ये गुण विकसित नहीं कर सकते। सिर्फ पूरी दुनिया में यही विषय ऐसा है जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यक्ति बना सकते हैं, और यह तभी संभव है जब हम उसकी पढ़ाई का पूरी तरह से ध्यान रखें। इसलिए प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रयोगशाला का प्रयोग करने के तरीके बताए जाते हैं। उसमें जो उपकरण हैं उन उपकरणों को प्रक्षेपित करने के तरीके बताए जाते हैं। यदि हम इन सारी चीज़ों को प्रशिक्षणार्थियों को नहीं बताते हैं तो प्रशिक्षणार्थी सीखेगा ही नहीं। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, प्रयोगशाला का महत्व। इसका पहला महत्व है विषय की निरंतरता। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी विषय हो, उस विषय के शिक्षण के दौरान शिक्षक
कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट को जरूर प्रयुक्त करता है। चौक, टॉक और श्यामपट्ट तीनों चीज शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। ये शिक्षक के रक्षा कवच है। शिक्षक को जहाँ भी समस्या आती है, चौक, टॉक और श्यामपट्ट ये चीजें हमारा साथ देती हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इनका सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। प्रयोगशाला के दौरान श्यामपट्ट पर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं या दूसरी कोई भी और चीज़ हम आप प्रस्तुत करते हैं, वो केवल उसी कालांश तक सीमित रह जाता है यदि प्रयोगशाला नहीं है तो। दूसरा शिक्षक आएगा, हमने श्यामपट्ट पर बड़ी मेहनत से 1 घंटे 1.5 घंटे लगा के कोई चार्ट वगैरह तैयार किए, कुछ आंकड़े एकत्रित करके बच्चों को बताए, उसके बाद टीचर दूसरे सब्जेक्ट का आया, आते ही उसने बोर्ड साफ कर दिया, अर्थात शिक्षक की 1 घंटे की मेहनत फालतू में गई। अब हम उसको अगली कक्षा जब पढ़ाएंगे या किसी दूसरी कक्षा में उसी चीज़ का प्रयोग करना चाहेंगे तो वहाँ भी हमारा 1 घंटा लगेगा। इसलिए इस बात से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी सहायक सामग्री को सुरक्षित रखें ताकि उस विषय की निरंतरता बनी रहे, आगे भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रयोगशाला में जो भी उपकरण हैं उनका हम रखरखाव कर सकते हैं। श्यामपट्ट पर यह चीज़ संभव नहीं है। विषय में भिन्नता, विषय में भिन्नता से तात्पर्य क्या है? हम कोई भी चीज़ लाए हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही विषय के काम में आए। कई बार एक ही चीज़ 2-3 विषयों के काम में आ सकती है। जैसे चार्ट बनाया, कोई मॉडल बनाया, या फिर जैसे कश्मीर समस्या हम पढ़ा रहे हैं तो कश्मीर समस्या पॉलिटिकल साइंस का कोई लेक्चर दे रहा है, उसको आवश्यकता है तो उस चार्ट को ले जाके वहाँ की स्थितियों को पॉलिटिकल साइंस में समझा सकता है। ज्योग्राफिकल वहाँ की स्थितियाँ बतानी है, वो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में भी उसको ले सकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तो होगा ही होगा। इसलिए विषय की भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी प्रयोगशाला बहुत उपयुक्त विषय है। वातावरण, अगला है वातावरण। कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो इतना एकेडमिक नहीं होता जितना प्रयोगशाला का होता है। प्रयोगशाला में सभी बालक सिंसियरिटी से बैठते हैं और उनके अंदर एक ऐसी उत्कंठा होती है, ऐसी जिज्ञासा होती है कि हमें यहाँ लाया क्यों गया है, आज ऐसा क्या होगा। तो इस तरह से उनका ध्यान जो हमारी विषय वस्तु है उस पर केंद्रित रहता है, कंसंट्रेट रहता है और वो पूरे मनोयोग से हमारे द्वारा बताई हुई बात को सीखते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण बिल्कुल पढ़ने योग्य होता है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति, प्रयोगशाला का प्रयोग हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में करेंगे तो हमारे बच्चों के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम बहुत श्रेष्ठ आएंगे। जो साधारण कक्षा में हम लेक्चर के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा पढ़ाते हैं, उससे बेहतर परिणाम आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से प्रयोगशाला में ले जाकर बालकों को हम पढ़ाएंगे तो। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे परिणामों के लिए हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला बहुत आवश्यक है। अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। प्रयोगशाला हमारे बालकों की जो जिज्ञासा है उसको भी संतुष्ट करती है। क्यों? क्योंकि वह विभिन्न प्रकार का लिटरेचर रहता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री रहती है, विभिन्न प्रकार के मॉडल्स रहते हैं, विभिन्न प्रकार के चार्ट्स रहते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज सहायक सामग्री वहाँ उपलब्ध है। तो उन बच्चों की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है और उनमें ये उत्कंठा रहती है कि हमें कक्षा कक्ष में लाया क्यों गया, तो उनका ध्यान वहाँ केंद्रित रहता है। अगला है रचनात्मक शक्ति का विकास। क्रिएटिविटी,
अर्थात बालक में लेबोरेटरी के माध्यम से क्रिएटिविटी डेवलप होती है। कक्षा कक्ष में जो चार्ट मॉडल आदि बालक देखता है, प्रशिक्षणार्थी उस लेबोरेटरी में ले जाकर बालकों को पढ़ाता है, तो बालकों में कोई नई चीज़ बनाने का मन बालकों का होता है। उनके अंदर ऐसी शक्ति एक विकसित हो जाती है कि वो नई चीज़ की सृजना करना चाहते हैं, नई चीज़ तैयार करना चाहते हैं। जैसे फिर आपने पढ़ाते पढ़ाते एक प्रश्न दे दिया कि गोबर गैस संयंत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो वो गोबर गैस संयंत्र के बारे में आपने जो कक्षा कक्ष में बताया उसका चित्र बनाएंगे, उसकी कार्यप्रणाली को समझाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। एक आपने किसी बालक साइंस की क्लास आप ले रहे हैं साइंस की लेबोरेटरी में, और आपने कह दिया कि हृदय की संरचना को स्पष्ट कीजिए। वो हृदय बना के लाएंगे, उसकी संरचना और उसके बारे में पूरी व्याख्यान वो बालक बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसने लेबोरेटरी में उसके माध्यम से सीखा। तो उसमें बालक में रचनात्मक शक्ति विकसित हुई। जिस तरह से विज्ञान के बालक में हार्ट की संरचना के प्रति हुई, उसी तरह से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में गोबर गैस की संरचना के बारे में हुई, भारत के मानचित्र के बारे में हुई, दूसरे स्टेट्स के मानचित्रों के बारे में हुई, ग्लोब पर अपने देश को देखना, अपने राज्य को देखना सीखा, मानचित्र में अपने गांव को देखना सीखा, अपने तहसील को देखना सीखा। तो इस तरह से उसमें विभिन्न प्रकार की रचनात्मक शक्ति बालक में पैदा होती है। बौद्धिक विकास, प्रयोगशाला के द्वारा बालकों में बौद्धिक विकास भी होता है। बौद्धिक विकास कैसे? क्योंकि उनको कक्षा कक्ष से अतिरिक्त वहाँ सामग्री मिलती है, जिससे वो अलग चीज़ वहाँ सीखते हैं, जिससे उनके बुद्धि का विकास अधिक होता है। जो चीज़ हम कक्षा कक्ष में एक लेक्चर के द्वारा पढ़ा रहे हैं, उससे कई गुना सामग्री उसको वहाँ मिलती है, देखने के लिए भी, छूने के लिए भी, प्रस्तुत करने के लिए भी। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की बातें वहाँ बालक को देखने को मिलती है। तो बौद्धिक क्षमताओं का उसके विकास होता है। तर्क एवं निरीक्षण शक्ति का विकास, बालक में तर्क और निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। तर्क करने की क्षमता उसमें यूँ आती है कि वो कक्षा कक्ष में पहुंचकर जो चीज़ें नहीं सीख पाता, जो लेबोरेटरी में सीख पाता है। लेबोरेटरी में एक जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसकी सारी सामग्री वहाँ उपलब्ध है, वो देखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और सीखने के लिए भी, टच करने के लिए भी। तो यहाँ बालक उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है और बालक के मस्तिष्क में उन सारी चीज़ों को देखकर कोई नया विचार और आ सकता है जो शिक्षक के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से बालक तर्क करना भी सीख जाता है। निरीक्षण शक्ति का विकास उसमें होता ही है। क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष में वो चीज़ें नहीं होती जो लेबोरेटरी में होती हैं। वह विभिन्न चीज़ों को देखता है, गहनता से देखता है, आगे पीछे से देखता है, किस तरह से बनी है, किस चीज़ की बनी है, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ देखने को मिलती हैं। सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तित, कक्षा कक्ष में बालक ने जो सैद्धांतिक रूप से सीखा उसको प्रयोगशाला में जाकर वो व्यावहारिक रूप दे सकता है। जैसे गोबर गैस की बात है, गोबर गैस संयंत्र हम प्रयोगशाला में जाकर बना के बालक शिक्षक हमें बता सकते हैं, हमारे प्रशिक्षणार्थी हमें बता सकते हैं, हमारे प्रशिक्षणार्थियों को जो हमने बताया उसे सीख के वो बालकों को बता सकते हैं। इस तरह से उनके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तित वहाँ किया जा सकता है। दूसरी बात, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कक्षा कक्ष में केवल हमने लेक्चर के द्वारा सीखी, लेकिन वहाँ जाकर हमने व्यावहारिक देखा। जैसे हल्दी घाटी का दृश्य हम यहाँ बना के रख लेते हैं, कोई चार्ट है, मॉडल है, उसको हम वहाँ दिखाएं और कक्षा कक्ष में मौखिक रूप से पढ़ाएं, तो बताइए ज़्यादा बालक किससे सीखेंगे? उस मॉडल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कैसी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, कितने कितने सैनिक दोनों सेनाओं के थे, दोनों सेनाओं का नेतृत्व किसने किसने किया, कहाँ कहाँ कैसी
विपरीत परिस्थितियां वहाँ थीं, उन सारी चीज़ों को उसके माध्यम से वो देख सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान में एक तथ्य आया है, ये नया संप्रत्य आया है, ये बहुत ज़रूरी है। अब से पहले सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं बहुत कम हुआ करती थीं अथवा होती ही नहीं थीं, लेकिन अब प्रशिक्षण महाविद्यालयों में इस पर जोर दिया जाने लगा है। हालांकि विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कोई प्रयोगशाला देखने को नहीं मिली। अभी तो मान लीजिए आप लोगों की इंटर्नशिप होती है तो हम लोग साथ जाते नहीं हैं, देख नहीं पाते जब से 2 साल की बीएड हुई है। उससे पहले हम आप लोगों के साथ जब शिक्षणाभ्यास के दौरान जाते थे तो 40 दिन हम स्कूल में ही रहा करते थे आप लोगों के साथ। वहाँ देखते थे सिर्फ विज्ञान की फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब के अलावा कोई लैब उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान स्थितियों में सभी विषयों की लेबोरेटरीज के लिए सरकार बात करती है, शिक्षाविद काम बात करते हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं है, बिल्डिंग उपलब्ध नहीं है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनमें से किसी भी विषय की प्रयोगशाला आपको नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगा भी तो या तो आपको मानचित्र मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोब मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये तीनों ऐसे विषय हैं, नाम एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है तीनों समाज का अध्ययन करने वाले विषय। इनके लिए प्रयोगशाला बहुत ज़रूरी है। प्रयोगशाला तीनों की एक जैसी ही बनेगी क्योंकि वही चीज़ें उसमें होती हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला की व्यवस्था की दृष्टि से, प्रयोगशाला की व्यवस्था, पहले बात आती है कि प्रयोगशाला की साइज क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला किस तरह की होनी चाहिए। ऊंचाई, पंद्रह फीट, चौड़ाई 40 फीट और लंबाई 60 फीट। इसके बराबर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञान शिक्षण की होनी चाहिए, तब जाकर हम सही तरीके से सही उपकरण, फर्नीचर और जो प्रबंधन के लिए उसके लिए चीज़ें चाहिए, अलमारी वगैरह, डेस्क वगैरह, वो सारी चीज़ें हम उसमें सेट कर सकते हैं। यदि छोटा कक्ष हमने ले लिया तो उसमें बच्चों को बैठने की जगह नहीं रहेगी, शिक्षकों को बैठने की जगह नहीं रहेगी, जो सामान है उस सामान को भी व्यवस्थित हम उसमें नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि इसका स्टैंडर्ड साइज गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये हमारी प्रयोगशालाओं का साइज होना चाहिए। इसकी व्यवस्था के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, फर्नीचर, दूसरा पुस्तकें, तीसरा उपकरण, वन्य सामग्री। फर्नीचर बहुत ज़रूरी है शिक्षकों के बैठने के लिए, विद्यार्थियों के बैठने के लिए, सामान के रखरखाव के लिए, सामान का प्रक्षेपण करने के लिए यानी दिखाने के लिए, इन चीज़ों के लिए फर्नीचर की बहुत आवश्यकता होती है। पुस्तकें भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे कक्ष में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके कोर्स की ही बुक हों, उनके अतिरिक्त रेफरेंसेस भी हों, कुछ विदेशी लेखकों की भी बुक्स हों, उनमें उनके माध्यम से हम एक्स्ट्रा चीज़ बालकों को सिखा सकते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्रयोगशाला है उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का होना नितांत आवश्यक है। और तीसरी जो बात है वो उपकरणों की है। उपकरण भी हमारी लेबोरेटरी में होने चाहिए। यदि उपकरण नहीं है तो हम बालकों को सारी चीज़ें कैसे प्रक्षेपित करके दिखाएंगे, कैसे बालकों को सिखाएंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो भी विज्ञान की प्रयोगशाला हम तैयार करवा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, उसमें
इन तीनों चीज़ों का होना बहुत नितांत आवश्यक है और आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में ये चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ बजट बहुत कम होता है स्कूलों का इन चीज़ों के लिए, इसलिए संभव नहीं है, लेकिन युग की मांग है, इनकी पूर्ति हमें चाहे भामाशाहों के माध्यम से अथवा हमारे बच्चों के गार्जियंस के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से करनी पड़े, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी शिक्षकों को चाहिए कि इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, आप जब अपने रियल लाइफ में टीचर बन के जाएंगे तो इस बात पर विशेष जोर देना है, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला हमें निश्चित रूप से तैयार करवानी ही होगी। नेक्स्ट कल। थैंक यू।